नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज एक अजीबोगरीब फैसला आया है, केरल के कोझिकोड कोर्ट का फैसला। इस फैसले ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और हिंदुस्तान में जो आइडियोलॉजी के नाम पे एक अंधभक्ति वाला दौर चलता है उसको उजागर भी कर दिया है। अदालत का फैसला है, नीयत तो सही ही रही होगी, उस पर मैं सवाल नहीं उठा सकता हूं, लेकिन इस फैसले में एक बड़ी शर्मनाक टिप्पणी है और इस टिप्पणी में ये कहा गया है कि जो भुक्तभोगी लड़की है, महिला है, उसने यौन उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे, इसलिए सेक्सुअल हरासमेंट का केस नहीं बनता है। आज इसी मामले पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मामला बेहद शर्मनाक है और भारत के जो वामपंथी आंदोलन है उसके लिए भी ये फैसला शर्मनाक है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा राइटर, बुद्धिजीवी, नाटककार, कवि और जिसकी धाक थी। आज कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं दोबारा हाजिर होता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहले आपको इस आदमी के बारे में बताऊं कि ये कितना बड़ा आदमी था और कितना महत्वपूर्ण आदमी था, या पहले मैं आपको ये बताऊं कि कोर्ट का फैसला क्या है। मैं पहले आपको कोर्ट का फैसला बता देता हूं। कोझिकोड अदालत ने ये कहा है कि जो 74 साल के लेखक, कवि, आंदोलनकारी, ये करीब करीब नक्सलवादी हैं, नक्सलाइट से एक डिग्री कम और अल्ट्रा लेफ्ट वाले हैं। इन महोदय का नाम है शिविक चंद्रन। इनके ऊपर एक आरोप लगा था यौन उत्पीड़न का, और उसमें इनको कोझिकोड की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है, यानी अब इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था, धारा 354A के तहत ये मामला आया था। धारा 354A मतलब आप किसी महिला से किसी प्रकार का यौन आग्रह करें, किसी महिला को छुएं बुरी नीयत से, किसी महिला के साथ में आप छीना झपटी करें, मतलब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, गलत जगह छुएं या उनके गलत इशारे करें, उनका पीछा करें, इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये धारा बनी हुई है। और इस धारा के तहत जज साहब ने टिप्पणी की कि जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन शिविक चंद्रन के सामने ये जो महिला है इसने उत्तेजक कपड़े पहने हुए थे, इसलिए शिविक चंद्रन के खिलाफ ये मामला एक प्रथम दृष्टया नहीं बनता, इसलिए मैं इनको अग्रिम जमानत देता हूँ, आप केस लेके आइए, मुकदमा चलेगा, लेकिन ये बाहर रहेंगे। दूसरा एक तर्क और अदालत में दिया गया कि शिविक चंद्रन साहब जो हैं बहुत बड़े आदमी हैं, ये बताऊंगा कौन है। ये 74 साल के हैं और फिजिकली डिसेबल्ड हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इन्होंने हाथ पकड़ के उसको कैसे गोद में बिठा लिया होगा पीड़िता को। तो दलील दी गई कि साहब ये महिला के वक्षस्थल को ज़बरदस्ती उन्हें घसीट के गोद में बिठा के कैसे दबा सकते हैं ये शारीरिक रूप से अक्षम 74 साल के आदमी, ये टिप्पणी। लेकिन जो आम तौर पे शिविक चंद्रन को लोग जानते हैं वो बेहद सक्रिय हैं, उनके हाथ पांव चलते हैं, भाषण देते रहते हैं, कोई विकलांगता उनको नहीं है। उनकी 74 साल की उम्र की दलील दी गई, उसके आधार पर उनको अग्रिम जमानत दे दी गई। ये मामला अपने आप में बेहद अलार्मिंग मामला है और चिंता खड़ा करने वाला मामला है। चिंता खड़ी करने वाला मामला ये है, इसलिए है ये क्योंकि इस मामले में बेहद संवेदनशील एक टिप्पणी की गई है कि महिला अगर भड़काऊ कपड़े पहने हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार मिल जाता है। ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है इस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोर्ट ने ये कहा है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है। अगर कोर्ट ये कह रहा है कि कोई महिला अगर भड़काऊ कपड़े पहने थी इसलिए उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई उसकी धारा नहीं लगेगी, तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के जा रहा है तो आप उसको छेड़ सकते हो।
और सिविक चंद्रन जब कोर्ट में ये मामला रखते हैं तो जज साहब के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए थी कि भाई अगर लड़की प्रोवोकेटिव कपड़े पहने थी, ये ग्राउंड था, तो फिर विकलांगता ग्राउंड कैसे आ गई? यानी उसने प्रोवोकेटिव कपड़े पहने होंगे लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि ये तो लाचार थे। जब ये लाचार थे, कुछ नहीं किया, तो प्रोवोकेटिव कपड़ों की बात कहाँ से आ गई? भड़काऊ कपड़ों की बात कहाँ से आ गई? ये अपने आप में एक सोचने का सवाल है। और ये इस पूरे निर्णय पे एक सवाल उठता है कि भाई एक ही ग्राउंड हो सकती है, या तो उसने भड़काऊ कपड़े पहने थे और इन्होंने उसके साथ बदसलूकी की, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये विकलांग है, बदसलूकी कर ही नहीं सकते थे, तो उसने कैसे भी कपड़े पहने हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन इस पूरे मामले ने बहुत चिंता खड़ी कर दी। और ये श्रीमान जी जिस विचारधारा के होने का दावा करते हैं, वो विचारधारा दुनिया में नारी समानाधिकार को एक तरह से इंट्रोड्यूस करने वाली विचारधारा, जो स्त्री पुरुष समानता में विचार रखती है, और वो है वामपंथी विचारधारा। ये साहब इमरजेंसी में जेल में रह चुके हैं, अनगिनत नाटक लिख चुके हैं। आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, इनकी असंख्य किताबें मिल जाएंगी जो इन्होंने लिखी हुई हैं। और सिविक चंद्रन एक नाम है, बड़ा नाम है बौद्धिक समाज में। लेकिन हाल में कई सालों से ये विवादों में घिरे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इनका जो रुझान था पिछले कुछ सालों से, वो अजीबोगरीब था, और उसके कारण कई बार, क्योंकि केरल में लेफ्ट की सरकार है और चंद्रन साहब भी वामपंथी हैं, लेकिन इनको कहा जाता है कि ये अल्ट्रा राइट, अल्ट्रा लेफ्ट हैं। ये लेफ्ट नहीं, अल्ट्रा लेफ्ट है, यानी ये नक्सलवादी हैं। यह नक्सलवादी से एक अंश कम है। अदालत में एक और डिफेंस रखा गया, वो ये रखा गया कि शिकायतकर्ता 6 महीने बाद शिकायत करने आई बलात्कार के मामले में। ये तो कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा एक तर्क और दिया गया कि ये जो शिकायत करता है, जब इसके साथ में ये घटना घटी है, उस समय वो अपने प्रेमी के साथ उस कार्यक्रम में आई हुई थी। कार्यक्रम बहुत बड़ा था और उसमें बड़ी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। किसी भी व्यक्ति ने ना तो इसकी शिकायत की, ना इस मसले को उठाया, इनके बॉयफ्रेंड ने भी नहीं उठाया, तो ये मामला नहीं हुआ। इस तरह का एक तर्क दिया गया। सिविक चंद्रन का परिचय है कि ये एक कवि हैं, ये नाटक लिखते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग पॉलिसी वाले मामलों पर भी कमेंट करते हैं। और ये एक जनकीय समकारिका करके एक संगठन है, जनकीय समकारिका वेदी, उसके अध्यक्ष हैं। और ये जो संगठन है, ये एक अल्ट्रा लेफ्ट संगठन है जिसको CPI-ML बैक करता है। यानी करीब करीब ये एक तरह का नक्सलवादी संगठन है। सिर्फ ये खुल्लम खुल्ला नहीं मैदान में आता है। और ये इसके जो जनकीय समस्कारिता वेदिका जो है, इसका हिंदी में मतलब होता है पीपुल्स कल्चरल फोरम, यानी जनता का सांस्कृतिक मंच, जन सांस्कृतिक मंच मान लीजिए हिंदी ट्रांसलेशन। और ये जो है 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इनको बंद कर दिया था इमरजेंसी में, और जब ये वहाँ से छूट के आए, तो उसके बाद इन्होंने संगठन की स्थापना की थी। और इस संस्था की वहाँ की जो लेफ्ट सरकार है उससे भी नहीं बनती है, क्योंकि ये जो वामपंथी सरकार है केरल की, उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और साथ ही साथ में जो वहाँ का ईसाई रहते हैं केरल में बहुत सारे, उनको भी ये निशाना बनाते रहते हैं। और इस वजह से भी सरकार से इनकी नहीं पटती है। तो ये कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा लेफ्ट होने के बावजूद कम्युनल भी हैं, धर्म के आधार पर किसी को टारगेट करते हैं। लेकिन इनका इतिहास बहुत ख़राब है। इनके खिलाफ 2020 में एक आरोप लगा था, उसमें एक पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी और वहाँ पर इन्होंने एक महिला लेखिका के साथ यौन संबंध बनाए, ऐसा आरोप लगा था। जिसके बाद में बड़ी संख्या में इसको लेकर बुद्धिजीवियों ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि इनके खिलाफ मुकदमा इनिशिएट होना चाहिए। और अभी जो पिछला जो ताज़ा मामला है, वो अनुसूचित जाति और जनजाति की एक महिला है, उसके ऊपर जो है यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। अब आप सोचिए कि भारत में
इस तरह के मामले आ रहे हैं। आप 9 बजे मेरा दूसरा वीडियो देखिएगा, वो अल्ट्रा लेफ़्ट वाले जो है ना, हमारे अल्ट्रा राइट वाले हैं हमारे, उनके ऊपर है कि किस तरह से राइटिस्ट आइडियोलॉजी, उसमें बिल्किस बानो से लेके बहुत सारे मामले हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के भी नाम हैं जो चंद्रन साहब की तरह के। मैं साफ कह रहा हूँ क्योंकि अब बुढ़े आदमी हैं, मैं इनको और क्या बोल सकता हूँ। तो इस मामले में एक चीज़ साफ है कि ये आदमी एक, अगर सबके आरोपों को मिला लिया जाए कि तो ये ठरकी बुड्ढा है। जो लेखक बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बड़ा लेखक है, जिसने बहुत काम किया। अब अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैंने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन जिस आइडियोलॉजी की बात करता है वो तो जातीय समानता में भी विश्वास रखती है। तो अनुसूचित जाति की महिला और ये सब का फ़ायदा क्यों उठाना, उसका भी मुकदमा चले। तो ये जो भी है, लेकिन भारत में जो लेफ़्ट आंदोलन है, अल्ट्रा लेफ़्ट आंदोलन है, या जो वामपंथी आंदोलन है, उसके लिए शर्म की बात है। और भारत के वामपंथियों की तरफ से अब देखते हैं, अभी तो ताज़ा मामला है, आप भी देखिएगा, इंतज़ार करिएगा, ये वामपंथी इस मामले की निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। इस आदमी के पक्ष में जो अग्रिम जमानत का फैसला आया कोर्ट का, वो बहुत विवादास्पद लाइन पे फैसला है, क्योंकि उस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, जज साहब ने कहा है कि उसने कपड़े पहने हुए थे सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस, इसलिए इस आदमी ने छेड़छाड़ कर दी। ये बेहद अपमानजनक है और बेहद आपत्तिजनक है। देश भर की महिलाओं को इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए। जो महिलाएं जेएनयू से और लेफ्ट आंदोलन से जुड़ी हैं, अब देखना ये होगा कि इस मामले में वो बोलती हैं या चुप रहती हैं, क्योंकि अगर इतने के बावजूद भी इस देश में आवाज़ नहीं उठती है तो आपके विचार खोखले हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सही और गलत देखना चाहिए, अपना और पराया नहीं देखना चाहिए। इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी वैचारिक बिरादरी, बुद्धिजीवियों और इस देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन सब की साख पे सवाल उठा दिया है। अब आरोप सही हैं गलत हैं ये तो कोर्ट में तय होगा, इस पे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट अगर इस आधार पर इनको अग्रिम जमानत दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट बदल देनी चाहिए अगले सुनवाई के लिए, क्योंकि इस अदालत पर इस देश में जो लोग हैं और खुद पीड़िता है उसका शायद विश्वास कम हो जाए, उसको लगे कि इस अदालत का जो नज़रिया है काम करने का वो शायद मुझे न्याय न दे सके, तो इस केस को भी कहीं और ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता हो। लेकिन अगर एक आदमी आदतन अपराधी है, महिलाओं को देखते ही शुरू हो जाता है, उसको सज़ा तो कड़ी मिलनी चाहिए। और इस मामले पे पूरे केरल में व्यापक स्तर पर बहस हो रही जिस दिन से ये आरोप लगा है, और पूरा समाज आंदोलित है इस व्यक्ति के खिलाफ। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।